गाइस आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना? अरे हाँ है ना। हेलो। Yes, sir. Okay, fine. So guys, we are going to start with another chapter, that is your chapter number 10. It will hardly going to take 3-4 days to complete the entire chapter, 4 days maximum, ठीक है। और बड़ा सारा चैप्टर है बट बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टेक होल्डर राइट के अंदर। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज योर पार्ट नंबर ए, जो बात करता है किसके बारे में? विजिल मैकेनिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोगों ने विजिल मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ लिया है? यस और नो गाइस? यस। और किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था? तो आप लोगों को पता होगा। तो हमने कमिटी का चैप्टर पढ़ा था। और कमिटी के चैप्टर के अंदर हमने विजिल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था, बस उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। इसके अंदर फिर से आप लोगों को पहली बार सिलेबस में काफी सारी केस लॉज दी है विजिल मैकेनिज्म के। तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है फटाफट फटाफट। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत में अगर आप अपने मॉड्यूल को ओपन कर लो, आप एक काम करना, मॉड्यूल को साइमल्टेनियसली ओपन रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप आ जाओ मॉड्यूल के ऊपर, फर्स्ट पेज। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको दिया है बिजनेस और ह्यूमन राइट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अपने मॉड्यूल को ओपन करो, मैं समरी नोट्स ओपन कर रहा हूँ, और जो जो चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा वो चीजें तुम साइमल्टेनियसली यहाँ पर लिखते चल जाना, ठीक है। जो कीवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमने बोला है सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में। सिग्निफिकेंट, व्हाट इज ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट्स आर द फंडामेंटल राइट एंड द फ्रीडम बेस्ड अपॉन द डिग्निटी, fairness and the equality and the respect and impacting the individual lives in the as a employee, customer and the residents। सीधी सी बात है, अगर आप लोगों की कंपनी है और कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है, कैसे? एज अ एम्प्लॉय। आपकी कंपनी है और कोई आपकी कंपनी का क्या है? कस्टमर। आपकी कंपनी है और कोई आपकी कंपनी का क्या है? सप्लायर है। तो कोई भी रहो, आप कितने भी बड़े दिग्गज हो गए या तिस्मार खान हो गए, लेकिन आपने इन सब लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। अगर आपने एक मूवी देखी देखा होगा, कोई मिल गया, तो वहां पे वो बोलते हैं ना, टीचर उसको, कि रोहित तुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, ठीक है, तू बालिश है, जा अपने पापा से सीख के आ। अब रोहित के पिताजी तो रहे नहीं, तो वो अपने फ्रेंड से सीखता है। और उसके टीचर उसको एक डिफिकल्ट टास्क देते हैं कि बोलते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए, तेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी भी फोल्डर को, तो तू उस फोल्डर को कंप्यूटर से ट्रांसफर कैसे करेगा, एक फाइल को दूसरे ड्राइव में कैसे डालेगा। मतलब आपको अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो सी वेरी सिंपल। यहाँ से इस फाइल को मुझे ना ड्राइव में डालने को बोला है, कोई भी डी और ई, क्या करेगा? तो उसने बोला कुछ नहीं करना है आपको, लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद में सेंड टू में जाना है, और यहाँ पर आप अपना ड्राइव सिलेक्ट कर लो, आपको कहाँ पर भेजना है, और आपका फोल्डर सर ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर एकदम शॉक हो जाते हैं उसके, अरे रोहित, तेरे को इसका आंसर कैसे आ गया? तो फिर रोहित क्या बोलता है, आपने कहा था ना अपने पापा से सीख के आना, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। बोले सर आप टीचर हो, आपसे काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आपने हर एक बच्चे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब व्हाट ही मीन टू से गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने भी यही बोला है कि कोई भी रहो, हम लोग सप्लायर है, हम लोग एम्प्लॉय है, हम आपके कस्टमर है, हम लोगों को आपने क्या देना चाहिए? थोड़ी सी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, फेयरनेस। बोले ठीक है यार, मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन आप मुझे गलत मत समझो, ठीक है, फेयर ट्रीट करो बाकी बच्चों के जैसा। आप मुझे फेयर ट्रीट नहीं करते हो। इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड इम्पैक्टिंग, और ये सारी चीजें क्या करती हैं? एक इंडिविजुअल के लाइफ को इम्पैक्ट करती है। समझ में आए? फर्क नहीं पड़ता वो आप एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो या रेसिडेंट हो। गाइज मुझे बताओ, क्या आपको ह्यूमन राइट का बेसिक मतलब समझ में आया? जल्दी बताओ, यस और नो? यस। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्या बोला इन्होंने? सप्लाई चेन, ऑनलाइन प्रेजेंस एंड द वर्क प्लेस। इन्होंने आपके सामने अगर आप देखो तो 3 एग्जाम्पल दे के रखे हुए हैं, ठीक है। नंबर 1, अ बिजनेस मस्ट इंश्योर दैट इथिकल प्रैक्टिस थ्रू आउट देयर सप्लाई चेन टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट। सही बात है, आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी
आपने इथिकल प्रैक्टिस को यूज करना है। सेकंड, ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर कोई कंपनी ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करती है तो रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड द डेटा प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्रूशियल फॉर द कंपनीज विद ऑनलाइन ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर एग्जांपल दो आप लोगों को, अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, ठीक है। अब इनके पास काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, एनरोल करते हैं। तो जब बच्चा आपसे एनरोल कर रहा है तो आप इनका डेटा लीक मत होने दो। आपके पास 5000 से ज्यादा एजुकेटर्स है, इनके पैन नंबर, अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स है, इनके डेटा को लिंक मत करो, ठीक, लीक मत करो। इसके अलावा कैनवा बोलकर एक वेबसाइट है ऑनलाइन जो डिजाइनिंग में मदद करती है, आप आपके कस्टमर के डेटा को लीक मत करो। समझ में आ रहा है? एंड द वर्क प्लेस। अब जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे बोला है वर्किंग कंडीशन होना चाहिए एंड डिग्निफाई द ट्रीटमेंट द एम्प्लॉइज आर इसेंशियल ऑब्लाइज फॉर ऑल द बिजनेस। एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है ना वो आपने अवेलेबल करा के देना चाहिए। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुम गाइज, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, सप्लाई चेन से लेके, ऑनलाइन प्रेजेंस से लेके एंड वर्क प्लेस से लेके। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अब आप लोग काम कर सकते हो, जहां पर आपका मॉड्यूल है ना वहां पर आप दो बातें लिख सकते हो एकदम आराम से। एक तो सिग्निफिकेंस और दूसरा इसके अंदर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरीके से आप वहां पे लिख लो एंड वंस डन लेट मी नो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। गाइस नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। बिजनेस सेंसेस। बिजनेस सेंसेस मतलब क्या बोल रही है, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपने ह्यूमन राइट का पालन नहीं किया, रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट इज नॉट ओनली अ मॉरली राइट बट ऑल्सो अ बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस। इट रिड्यूस योर लीगल रिस्क। अब अगर आप मॉड्यूल के अंदर देखो ना वहां पे थोड़ा सा निगेटिव तरीके से बताया हुआ है। इट इन्वॉल्व द लॉ सूट। लॉ सूट मतलब इसके अंदर अगर आपने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया तो इसके वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके ऊपर लॉ सूट आ जाएगा, आपका रेपुटेशन आप हो जाएगा, आपका क्या मिसिंग आउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपके हाथ में से अपॉर्चुनिटी चल जाएंगे। लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से लिखा है कि एक तो अगर आप ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट कर लोगे तो आपका लीगल रिस्क कम हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और तीसरा आप अट्रैक्टिंग द टैलेंट इन द इन्वेस्टमेंट एज वेल। मतलब इन आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट, आप यहाँ पे लिख लेना है ना, कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या हो सकता है, तो वहां पे निगेटिव सेंस में है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन से लेके बात करते हैं, ग्लोबल एक्सपेक्टेशन। अब ग्लोबल एक्सपेक्टेशन क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो इन्वेस्टर है, जो सिविल सोसाइटी इंक्रीजिंगली एक्सपेक्ट दैट द बिजनेस शुड ऑपरेट रिस्पॉन्सिबली एंड सस्टेनेबली emphasize द रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर आप दे दो, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन लिख दो, इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और सारी चीजों को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, डोंट वरी। अब इसके बाद में ये आप लोगों से डिस्कस करें यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन प्रिंसिपल के बारे में, जो किसके ऊपर है, ह्यूमन राइट्स से लेके है, ठीक है। और ये यूनानिमसली इंडोर्स बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। मतलब किसी ने भी विदाउट चैलेंज के इसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। तो पढ़ो यहाँ पे, यूनियन गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑन द बिजनेस एंड द ह्यूमन राइट बेस अपॉन द थ्री पिलर, पिलर वन, पिलर टू एंड गाइस पिलर थ्री, ठीक है। पिलर वन किसके बारे में बात करता है, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है ना, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनने की संभावना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंस दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये स्टेट का ड्यूटी है, मतलब गवर्नमेंट का ड्यूटी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट। तो नंबर वन, इन्होंने क्या बोला कि ये ड्यूटी किसका है, गवर्नमेंट का है कि वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे। नंबर टू क्या बोला है, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पेक्ट कर लो, यही काफी है। और तीसरा क्या बोला इन लोगों ने कि अगर मानो किसी के ह्यूमन राइट का इंफ्रिजमेंट हुआ है तो एक्सेस टू द रेमेडी फॉर द विक्टिम बिजनेस रिलेटेड ह्यूमन राइट। मतलब एक विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए, या विजिल मैकेनिज्म नहीं आया तो क्या कहते हैं जुडिशरी सिस्टम, आपका कोर्ट सिस्टम होना चाहिए। एक्सेस टू रेमेडी, अगर किसी का ह्यूमन राइट टूटा है, फॉर विक्टिम फॉर द बिजनेस रिलेटेड ह्यूमन राइट्स। गाइस समझ में आया, जल्दी बताओ यस और नो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके तीनों पिलर भी कवर हो चुके हैं, ठीक है। सो इसको आप चाहो तो हेडिंग दे दो, यूनाइटेड गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑन द बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, है ना। अब जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को?
Yes, sir. आगे आगे क्या बोला है गाइस? बिजनेस प्रिंसिपल, बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये तो बड़ा सिंपल है, अपन फर्स्ट लाइन में पढ़कर आ चुके थे वैसे। द ह्यूमन राइट्स आर द यूनिवर्सल, सबसे पहली बात तो यूनिवर्सल है। इनडिविजिबल, चाह के भी आप इससे उनसे ले नहीं सकते। इनहरेंट टू ऑल द इंडिविजुअल्स, मतलब जैसे जन्म में आए वैसे अपने को ह्यूमन राइट मिल जाते हैं, रिगार्डलेस आप किस देश के हो, आप किस कास्ट के हो, किस धर्म के हो, या फिर आपका क्या स्टेटस है ना। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, तो आप लिख लेना वहां पे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वहां पर आगे हाईलाइट कर लेना इन वर्ड्स को, यूनिवर्सल, इंडिविजिबल एंड इनहरेंट। ठीक है, रिगार्डलेस योर नेशनैलिटी, रिलीजन एंड अदर स्टेटस। और होने के बाद डन बोलो। डन, वेरी गुड। सो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है? बिजनेस आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज देयर ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, मतलब आज बिजनेस भी अवेयर हो रहे हैं, विच इंक्लूड एक्टिंग ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स। मतलब आप लोग अब क्या करना शुरू कर दियो, प्रिकॉशन लेना शुरू कर दियो। और अगर गलती से आप ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो ये आपके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, मैंने यहाँ पे बताया था। एक तो लीगल रिस्क आ सकता है, आपकी रेपुटेशन हार्म हो सकती है, और आपके पास आने वाली फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी भी आप मिस आउट कर जाओगे। आगे बोला है वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, द कंपनीज कैन गो बियॉन्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय प्रमोटिंग द डाइवर्सिटी, इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी एंड एंगेजिंग द पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी टू सपोर्ट द ह्यूमन राइट्स। मतलब इसके लिए मैं ना आप लोगों के साथ में आप एक केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो इससे ही कनेक्टेड है। तो इमीडिएटली आप आगे पेजेस पे आ जाओ, जहां पर आपको केस स्टडीज दिया है कंपनीज, इंडियन कंपनीज की। मतलब आपको मैं बताऊँ तो, नीड फॉर द विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन, फिर से देश विदेश की बातें आ गई। हाँ, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम्पल, पेज नंबर क्या है आप लोगों का? पेज नंबर, हाँ, 363 पे आ जाओ। आगे गाइस, अच्छा लेट मी चेक, मेरा रिकॉर्डिंग चालू है ना? Stop sharing। अच्छा गाइस, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन फिर से? Yes. ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लोग, आप आ गए उस पेज के ऊपर जो मैंने बोला आपको? तो दो केस स्टडी दिया है आपके सिलेबस में, एक है एचसीएल का केस स्टडी और एक है टाटा पावर लिमिटेड का केस स्टडी। सो केस स्टडी बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोअर पॉलिसी इन द एचसीएल लिमिटेड एंड द टाटा पावर लिमिटेड। यहाँ पे क्या बोला है? नॉर्मली हम लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया गाइस, पहली बात तो विसल ब्लोअर के बारे में क्या बोलता है। इसके अलावा मैंने आपको सेबी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा दिए विसल ब्लोअर से लेके, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा किस किस कंपनी को एप्लीकेबल होता है, कितने विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का एक्सेस किसको होता है, ऑडिट कमेटी को होता है। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद दे विल गोइंग टू टेक केयर। समझ में आ रहा है वो सारी बातें? तो इन लोगों ने क्या बोला है, तो विसल ब्लोअर में हम लोग क्या बोलते थे, कंपनी का जो एम्प्लॉय है, ये ऑडिट कमेटी को बताएगा कि कंपनी में क्या फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो ऑडिट कमेटी है वो क्या लेगी, एक्शन लेगी। लेकिन हमने बोला था सर, ऑडिट कमेटी का ही कोई व्यक्ति अगर विसल ब्लोअर में इन्वॉल्व है और ये एम्प्लॉय उसके बारे में बता रहा है, तो पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये व्यक्ति क्या नहीं करेगा, खुद इंटरफेयर नहीं करेगा आपके किसके अंदर। जब तक विसल ब्लोअर चल रहा है तब तक इसको अलाउ नहीं है ऑडिट कमेटी के अंदर रहने के लिए, इस मैटर में दखल अंदाजी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो वर्क का कैसे था, एम्प्लॉय तक लिमिटेड था कि भाई एम्प्लॉय जाके आपके कंपनी के बारे में बता सकता है कि किधर क्या फ्रॉड हो रहा है। लेकिन इन कंपनी में देखो अब क्या किया, और दोनों कंपनी का केस स्टडी एक जैसे ही है, कोई नया बात नहीं है इसमें। द विसल ब्लोअर पॉलिसी इज एक्सटेंडेड टू इंटरनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर।
समझ में आया आपको डिफरेंस? इन्होंने बोला हम लोग एक्सटर्नल वालों को भी अलाउ करते हैं, इंक्लूडिंग द थर्ड पर्सन, जिसमें हमारा वेंडर होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, हमारा कस्टमर होगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इन्होंने कहने से दे आर गोइंग बियॉन्ड द लेटर्स। तो इन्होंने अपनी एक इथिक्स कमिटी बनाई है, और जिसके अंदर इन्होंने ओम्ब्यूडस पर्सन, मतलब ये क्या है, द पर्सन हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, हाईली रिस्पॉन्सिबल, अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट। द कंप्लेंट इनकरेज इन द राइटिंग, पहली बात तो आप राइटिंग में दे दो, चाहे आपको देना है तो इलेक्ट्रॉनिकली दे दो, चाहे आप चाहो तो पोस्ट से दे दो। इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, इसका हम लोग आपको क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। अब व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो आप उसी के नीचे आ जाओ, कुछ केस स्टडीज आपके सिलेबस में दी है, ठीक है। अब देखो, क्या आप विसल ब्लोअर केस स्टडीज इन इंडिया पढ़ पा रहे हो यहाँ पे इस केस स्टडी के नीचे? देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये पूरी की पूरी केस स्टडी जो है ना, ये पढ़ने का काम मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं सारी केस स्टडी का आपको क्या दे देता हूँ, एक बार ब्रीफ आइडिया दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको सारे केस स्टडी एक बार पढ़ना पड़ेगा। गाइस समझ में आ रहा है? बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि इंडिया में विसल ब्लोइंग से रिलेटेड कौन सी केस स्टडी है। अब मैं आपको सबसे दिल दहलाने वाली कहानी सुनाता हूँ, आ जाओ। केस स्टडी नंबर 10, केस स्टडी नंबर 10, क्या लिखा है ये? वी सासे सासिंद्रन केस। इफ यू सी, दिस पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी, है ना, एंड ही ब्लू द विसल ऑन द करप्शन इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब इसने क्या किया, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का करप्शन रिवील किया, एंड लेटर ही फाउंड डेड अलोंग विथ हिज टू सन। मतलब समझ में आया आप लोगों को? द मोमेंट आपने विसल ब्लो किया, आपने फ्रॉड के बारे में बताया, कुछ समय के बाद में उस व्यक्ति का क्या हो गया गाइस, उस व्यक्ति का डेथ हो गया, है ना। और जब उसका डेथ हुआ, उसके बाद में उसका बॉडी मिला कि नहीं मिला, मिला, लेकिन साथ ही साथ में वो और उसके दोनों के दोनों बच्चे का डेथ बॉडी मिला, ठीक है। चलो, दिस अनदर केस स्टडी, डी के रवि केस। यहाँ पे क्या हुआ, रवि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बोलते हैं ना हम लोग, सो क्रैक डाउन ऑन द इलीगैलिटी एक्टिविटी इन द कर्नाटका एंड वाज फाउंडेड अंडर द सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। किसी को पता नहीं चला इसका डेथ का कारण क्या है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि भाई साहब शायद इसने जो विसल ब्लोअर किया था ना, उसके वजह से इसका क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज अनदर केस गिवन इन योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। नेक्स्ट केस अगर आप देखो, यशवंत सोनोने केस। यशवंत सोनोने केस के अंदर क्या हुआ था, सोनोने इज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जो हम लोग कलेक्टर बोलते हैं ना, इन द महाराष्ट्र, एंड वाज किल्ड व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द ऑयल अडल्ट्रेशन। मतलब ऑयल के अंदर जो अडल्ट्रेशन हो रहा था, मिलावट हो रही थी, इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। बोले ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और मैं रिवील करेगा, और इन बिटवीन आपको समझ में आ रहा है, इवन ही इज डाइड। Then another case study is there, Pinku Singh Rahi case. तो राही is a civil servant of the उत्तर प्रदेश, order inquiry into the corruption in the welfare scheme, मतलब जो तुम्हारे वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉय वेलफेयर यू कैन से। और मैंने इसके लिए तुम लोगों को एक चीज बोला था कि देयर इज अ सीरीज कॉल्ड संदीप भैया, टीवीएफ एस्पिरेंट के ऊपर, और मैंने बोला था शायद तुमसे अभी पूरा देखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसका एपिसोड 1 जो है ना, इसका सिर्फ आपको पहले 10 मिनट देखने को मैंने बोला था। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, बट ये मेरा एक्सपेक्टेशन था कि तुमने देखना चाहिए। सो करप्शन के ऊपर बोला इसने, वेलफेयर के, और उसके बाद में एंड वॉज शॉट बाय द लोकल, मतलब इसको किसने शूट कर दिया, लोकल गैंगस्टर, मतलब। अब इसके अलावा इफ यू सी देयर इज अनदर केस कॉल्ड सतीश शेट्टी केस। सतीश शेट्टी केस में क्या हुआ था गाइस, इफ यू सी, ये केस तो अपन सब लोगों को पता ही होना चाहिए। तलेगांव, कितने लोगों को पता है, एरिया पुणे के पास में, हम लोग पुणे से ही हैं, अरे बोलो। लोनावला, तलेगांव, एनी आइडिया गाइस? तो हे देवा, तुम बात ही नहीं करने वाले हो, पता है मेरे को। So, a Shetty, a social activist, exposed the land scam in the Maharashtra using the right to information। आरटीआई तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है गाइस, एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल के अंदर।
उसके थ्रू इसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाला, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और इसके बाद में इसने तलेगांव के अंदर वगैरह जो ये हो रहा था ना, क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, इससे लेके इसने बहुत सारा स्कैम लोगों के सामने क्या किया, एक्सपोज किया। और उसके बाद में ही वॉज मर्डर इन तलेगांव लोनावला अंडर द सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस मतलब तुम इसका केस देखोगे ना, आपको समझ में आएगा, गजब केस था ये। तो देखो, Satish was an Indian social activist. He was not noted for the exposing many land scams in the state of the Maharashtra. He had used Right to Information Act to expose the irregularity in the government office. Government office के अंदर irregularity उसके लिए. So the construction were carried out in the Maharashtra. Shetty was systematic whistleblower. Why they are saying he's a systematic whistleblower? Because तुम देखो ना यहाँ पे क्या बोला, उसने इंडिया के अंदर मेनी मेनी, कहाँ पे गया वर्ड, सतीश फॉर द इंडियन सोशल इज नोटेड अ मेनी मेनी, है ना, काफी सारे स्कैम निकाले उसने सही तरीके से। एंड ही वाज क्रेडिटेड विद द क्या, throwing light on the several major and the landscape in the Talegaon Lonavala religion, a famous religion in the Maharashtra, with a real estate developer and the retailer. He also exposed the corruption in the construction of the country's first expressing highway, मुंबई पुणे हाईवे जो है ना अपना, इसके ऊपर से लेके भी इसने करप्शन को रिवील किया। इन द मॉर्निंग ऑन द 13 जनवरी ही वॉज अटैक बाय द 3-4 मास्क मैन। मास्क मैन मतलब मुंह पे बांध के आए थे, भगवान जाने कौन थे ऐसा, है ना। एंड बसलर न्यूज मतलब वो अपन बोलते ना, छुरी, खतरनाक वाली, वो वाली। वेन वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर, पढ़ रहा था एट अ किसको अराउंड द 7 हिज वे टू होम फ्रॉम द मॉर्निंग वॉक, एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेट द प्रपोज क्या प्रपोज अ डिफरेंट थ्योरी फॉर द मर्डर। इवेंचुअली इट वॉज ट्रांसफर टू द सीबीआई। ठीक है गाइस, आपको मेरे को बताना था कि क्या हो रहा है, सिर्फ केसेस बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा देयर इज अनदर केस गाइस, एसपी मंदेश केस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द कर्नाटका वाज अटैक्ड एंड द किल फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द इरेगुलरिटी, लैंड एक्विजिशन की रेगुलरिटी में उसने इन्वेस्टिगेशन करने का कोशिश किया, वो भी निपट लिया, मतलब सॉरी, उनका भी डेथ हो गया। ललित मेहता केस, द मेहता इज अ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट था, ये भी इन्फो, भाई आरटीआई एक्टिविस्ट खतरनाक रहते हैं लोग, है ना, एक एक बात निकाल निकाल के पूछ पूछ के हैरान कर देते गवर्नमेंट को। एक्सपोज द स्कैम इन द नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, एंड ही वाज मर्डर इन द झारखंड, सस्पेक्टेड टू बी अ रिटेल क्या है, रिटेलाइजेशन फॉर हिज विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज, शायद इसी की वजह से मरा ऐसा माना जाता है। नरेंद्र कुमार केस गए, जहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर था कुमार, वॉज किल इन्वेस्टिगेटिंग इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज ऑफ द मध्य प्रदेश की इलीगल माइनिंग। ये क्या है, सत्येंद्र दुबे केस, यहाँ पे क्या हुआ, द इंडियन इंजीनियर सर्विस ऑफिसर एक्सपोज द करप्शन ऑफ द गोल्डन, कौन सा प्रोजेक्ट होगा, डिस्पाइट ऑफ रिक्वेस्टिंग एट एनोनिमिटी, हिज आइडेंटिटी वाज डिस्क्लोज। बोला था भाई मेरे को मेंटेन करना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, आइडेंटिटी बता दिया, एंड ही वाज मर्डर इन द बिहार 2003। एंड देन दिस अनदर केस मंजूनाथ का, तो वहां पे भी इंडियन ऑयल करप्शन मैनेजर वाज मर्डर बाय स्टीलिंग द करप्ट पेट्रोल स्टेशन, एंड द हिज एक्शन लीड टू कन्विक्शन, क्या है, कन्विक्शन, बट वर्डिक्ट वेयर लेटर रिवाइज, प्रॉम्प्टिंग द पब्लिक। अब एनीवे एक बात तुम पूरे इसमें से क्या देखो, ये डिस्पाइट ऑफ रिक्वेस्टिंग हिज आइडेंटिटी वाज डिस्क्लोज, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आ जाओ अपने पूरे पैरा से, मैंने इतने सारे केस स्टडी तुमको क्यों बताया, ये नहीं बताना चाहते हो कि भाई गलत हो रहा है इंडिया के अंदर, ये बताना चाहते हैं हम लोग, कंप्लेंट इनकरेज इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिकली और बाय पोस्ट, इंश्योर करेंगे हम आपकी क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, बट होगा नहीं होगा इसका क्या गारंटी है। चलो गाइस, माय क्वेश्चन टू यू, अभी अपन इतने केस पढ़े हैं, क्या आपका हिम्मत होगा किसी का स्कैम डिस्क्लोज करने के लिए, सच्ची बताओ, हाँ या ना, बोलो गाइस। नो। नहीं, बराबर। तो ये चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य ही खत्म हो गया, पता है क्या, इस चैप्टर को आगे पढ़ो ही मत तुम। ये चैप्टर बोल रहा है आपको कि डोंट थिंक दैट वे, ये हो चुका है, बट यही नहीं होना है। इसके लिए बिंग कंपनी सेक्रेटरी हमारा रोल आता है कि हम लोग सीक्रेसी को मेंटेन करें। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले रीच होगी,
कैसे क्या किधर कुछ हो रहा है, तो आपने इन चीजों को प्रोटेक्ट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ो। सो टाटा पावर एम्प्लॉय डायरेक्टर स्टेक होल्डर कैन रिपोर्ट द वायलेशन। इफ यू सी, एक वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया, दे आर इनसाइडर गाइज बट यू आर आउटसाइडर, इवन दे कैन रिपोर्ट द वायलेशन। और किस चीज का, इसलिए उन्होंने ना एक ऑफिसर अपॉइंट किया, चीफ इथिक्स काउंसलर, और चाहे तो आप ऑडिट कमेटी को सीधा करो। द इंटरनल इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज बाय द ऑडिट कमिटी चेयरपर्सन मेंटेनिंग द विसल ब्लोअर की सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगा। और अगर तुमने फालतू वाली कंप्लेंट डाली है अननेसेसरी किसी को त्रास देने के लिए, तो बेटा फिर आपके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। किससे? ऑडिट कमेटी के थ्रू। क्या ऐसे दोनों केस स्टडी आपको समझ में आई? दोनों में क्या दिया है, आप सिर्फ एग्जाम्पल के नाम पे याद रखना। दो लोग अपने पास ऐसे हैं जो लोग खुद होके इस दे आर गोइंग बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। बेस्ट प्रैक्टिस टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। अब इफ यू सी, दे हैव नॉट एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स, ये ठीक है। ये दोनों केस स्टडी देख लिया, और इसके बाद में इन्होंने बोला है व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। लेकिन मुझे लगता है कि भले उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस शब्द की गहराई को समझो। आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताना है किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है विसल ब्लोअर को। सो द बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। नंबर वन, रिपोर्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। रेगुलर मॉनिटर करो, इवेल्युएट करो, इंश्योर द इफेक्टिवनेस। Embedding the program, integrate the whistleblower programming into your organization culture। मतलब लोगों को इसके बारे में बताओ, एजुकेट करो। डिजाइन द रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। अच्छा, इस्टेब्लिश अ यूजर फ्रेंडली एंड द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग चैनल। कि किसी को कंप्लेंट करना है और उसको यही समझ में नहीं आ रहा है मैं कंप्लेंट करूँ तो करूँ किसे। इतना तो डिफिकल्ट आपका क्या हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। अच्छा, प्रोसेस अगर इजी भी होगा, इजीली उसका नाम रिवील हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बोले एक तो यूजर फ्रेंडली रखो, दूसरा कॉन्फिडेंशियल रखो। डेवलप द विसल ब्लोअर पॉलिसी। क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दैट क्लियर योर प्रोसीजर एंड गेनिंग द टॉप लेवल कमिटमेंट। सिक्योर द कमिटमेंट एंड द सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट कि भाई ये सब कुछ मैं सेट करके दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी दो कि उस व्यक्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड द सेवन डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन्फ्लुएंसिंग विसल ब्लोअर। कौन से डायमेंशन है? विजिलेंस, अवेयरनेस एंड द एब्जॉर्प्शन अबाउट द पोटेंशियल रॉन्ग डूइंग, इसको बोलते हैं चौकिंदा रहना, जिसको हम बोलेंगे। एंगेजमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड द कमिटमेंट टू द इथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, द ट्रस्टवर्थीनेस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, कितना तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्थी है। टाटा में किसी को फ्रॉड रिवील करने में इतना तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। क्यों? अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस बहुत अच्छा है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द आंसरेबिलिटी फॉर द एक्शन एंड द डिसीजन, कि भाई अगर कंप्लेंट आया है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। Empowerment, encourage the organization to report misconduct. Courage and the willingness to speak. Courage होना चाहिए against the wrongdoing and the availability of the multiple reporting option. अब सीन क्या है, if you see your module, तो आपको समझ में आएगा इन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। बट ऐसा है, मुझे भी नहीं लगता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। बट आप अपना जो समरी नोट बना रहे हो ना, समरी नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे दो चीज़ें कर लो, यहाँ पे लिखो SCL और यहाँ पे लिखो टाटा, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इस वाली केस स्टडी को पढ़ा, तो आप लोग क्या करना, जो मैंने आप लोगों को नोट्स देने ये वाले ना, तो इस नोट्स के कीवर्ड्स तो आप लोगों ने वहां पे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये भी हो चुका है आपका। अब मैं आपको लेके आ जाऊँ तो जहां से मैंने आपको छोड़ा था स्टार्टिंग में, तो पढ़ो। वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन can go beyond the minimum requirement by promoting the diversity investing diversity investing क्या investing the community and the engaging the public policy to support the human right। इन लोगों के भी बियॉन्ड जाओ। एंड द कंक्लूजन क्या निकलता है? रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इज नॉट ओनली द लीगल एंड द मॉरल imperative for the business but also essential for the long term sustainability and maintaining the positive relationship with the stakeholder। Guys, are we clear with this? जल्दी बोलो। यस। ग्रेट। अब हम लोग आ रहे हैं guys, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में विसल ब्लोअर के ऊपर। अब विसल ब्लोअर अगर आप देखो तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पढ़ा दिया है डिटेल में। कब? जब बोर्ड कमेटी का चैप्टर पढ़ा है,
तो अभी अच्छा तुम लोग एक काम कर लो, ग्लोबल एक्सपेक्टेशन ये हेडिंग तो तुम लोगों ने लिख लिए थे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग बियॉन्ड द, लिख लो ये भी हेडिंग अपने मॉड्यूल में, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग बियॉन्ड लेटर ऑफ लॉ। अरे सॉरी, ये इधर आएगा वॉलेंटरी के वहां पे लिखना था मुझे, ठीक है। पर ठीक है, आप अपने मॉड्यूल पे तो लिख ही सकते हो। अब मैं नहीं पीछे जाता, बहुत ऊपर रहेगा वो। और लास्ट वाला पैरा में के वहां पे लिख लो कंक्लूजन, ठीक है। गाइस डन, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ, वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब विसल ब्लोअर के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते इसको। इंट्रोडक्शन टू विसल ब्लोअर इन द एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर इन्होंने बोला है कि विसल ब्लोअर वाज अ कॉइन बाय, इसने ये वर्ड को निकाला था, कब निकाला था, इन द ईयर 1970। इसको डिनोट कर, ये डिनोट क्या करता है, डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो पता होनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन को बता देना पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। दिस इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। अब इस विसल ब्लोअर को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सी, एक कंपनी है, कंपनी अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को क्या अपने फाइनेंशियल के बारे में बताती है, हाँ, और टैक्स भरती है। तो ये भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट में, इसलिए कंपनी को बताना पड़ रहा है। सर आरओसी को, कंपनी को हर साल दो फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, एक होता है एओसी 4 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है एनुअल रिटर्न आपका एमडीटी 7, या फिर छोटी कंपनी होगी तो एमडीटी 7 है। तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट वाला इंफॉर्मेशन, इसलिए हम लोगों को आरओसी को बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब डेफिनेशन दिया इन लोगों ने, तो आप लिख लो वहां पे, पहला पॉइंट जो है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिख लो, ठीक है। एंड वहां पर हाईलाइट कर लो डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, होने के बाद डन बोलो। इमिडिएट द सेकंड पेज ऑफ योर मॉड्यूल। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो पेज नंबर कोई बता पाएगा? 355। बहुत बढ़िया, ये वाला, ठीक है। सो दिस इज योर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। आगे डेफिनेशन ऑफ विसल ब्लोअर, तो आप यहाँ पे लिख लो डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या बोला है, विसल ब्लोअर इन्वॉल्विंग अ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसकंडक्ट इन द वर्कप्लेस। पहली बात, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहे हो जिसमें क्या आ रहा है, मिसकंडक्ट आ रहा है, टिपिकली इन द पब्लिक बॉडीज विद द एम ऑफ एक्सपोजिंग। अच्छा, आपका एम क्या है, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट आपका डिस्क्लोजर, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, वर्क प्लेस, तीसरा पॉइंट आपका एम क्या है, आपको एक्सपोज करना है इलीगल प्रैक्टिस या फिर थ्रेट टू पब्लिक एंड द एनवायरमेंट। क्या इस तीन बातें समझ में आई आप लोगों को, यस और नो? अब ये इनकरेजमेंट देता है, विसल ब्लोअर इनकरेज, तो यहां पर आप लिख दो, डेफिनेशन तो आप लोगों ने लिख ही लिया है, ठीक है। यहां पर encourage, whistleblower is encourage an efficient means of curbing or unlawful practice to ensure the accountability। जो गलत प्रैक्टिस है ना उसको रोकना उद्देश्य, बाकी कुछ, curbing the unlawful practice and ensure accountability। द विसल, उसके बाद में कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर, नाउ देयर इज अ डिफरेंस ना, यहाँ पर भी इफ यू सी, इन्होंने बोला विसल ब्लोअर में दो वर्ड आते हैं, वन इज विसल, अनदर इज ब्लोइंग। दिस मीन्स ब्लोइंग द whistle मतलब सिटी बजाना, एंड और रिवीलिंग सम इंफॉर्मेशन इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक। इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट द पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अबाउट द एक्टिविटी विच डीम टू बी इलीगल या फिर इमोरल या फिर फ्रॉडुलेंट नेचर का है। द पीपल हु डिस्क्लोज द रॉन्ग डूइंग इज नोन एज विसल ब्लोअर, ठीक है। अब आगे पढ़ो, व्हेन when a disclosure made about the wrongdoing in the business, it become what your corporate whistleblower, guys, ठीक है। and corporate whistleblower play a vital role मतलब important role in the corporate governance। तो आ जाओ पढ़ो, whistleblower, ये corporate whistleblower refer to disclosure made in the wrongdoing within your organization and it's playing a crucial role in your corporate governance। समझ में आया guys? तो आप वहां पर जाके corporate ये कर दो, क्या
पहले यहाँ पे तो लिख लो मीनिंग, और यहाँ पे लिख लो कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर एंड इट्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। होने के बाद डन बोलो। गाइस डन। डन। बहुत बढ़िया। आगे stakeholder stakeholder and the corporate governance. A corporate governance involve transparency, disclosure of the business activities, stakeholder including the board of director, management, shareholder, employee and the client to build the trust and ensure integrity. To build trust and ensure integrity. इन्होंने क्या बोला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, डिस्क्लोजर आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रस्ट और इंटीग्रिटी कॉमन वर्ड है यार, सब दूर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, द एम्प्लॉय आर ऑफन फर्स्ट टू विटनेस द रॉन्ग डूइंग बट फियर ऑफ, क्या उनका, डिटर देम द स्पीकिंग अप, लेकिन उनको डर भी लगता है। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पॉलिसी आर क्रूशियल टू सेफगार्ड द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर एंड encourage द रिपोर्टिंग ऑफ अनइथिकल प्रैक्टिस, और अनइथिकल प्रैक्टिस को रोको। अब डोंट यू थिंक इसके लिए कोई लॉ भी तो लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए गाइस? और देर इज अ लॉ। अगर आप देखो कंपनीज एक्ट में इसकी प्रोविजन है, बाकी सेबी एक्ट के अंदर है, लेकिन आप वही केस स्टडी के नीचे आ जाओ जो अभी तक हम लोग केस स्टडी पढ़े ना ये सारे, इस केस स्टडी के नीचे आ जाओ। पेज नंबर बताओ मुझे। एनीवन? 366। 366। 366, ठीक है। तो 366 पेज नंबर पे आप सीधा समरी लिखना शुरू कर देना। पहला तो लिखो लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। क्यों? तो सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टन स्टेटमेंट टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट इन्होंने भी क्या कोशिश किया है, हम लोग कहीं कहीं पे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 299 अलाउ द कोर्ट टू कंसील द आइडेंटिटी, कंसील करना मतलब चुराना या फिर छुपाना, ठीक है, ऑफ द विसल ब्लोअर इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू इंश्योर देयर सेफ्टी। मतलब हम लोग यहाँ पर सेक्शन 299 भी क्या बोलता है, भाई सबसे बड़ी उसकी सेफ्टी है, और जहां पर उसकी सेफ्टी हार्म हो रही है ऐसे वाले केसेस में उसकी आइडेंटिटी को कंसील भी करना पड़ेगा। हाईलाइट कर लिया तुमने वो वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए वो? सेकंड वर्ड आप वहां पे लिख लो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कमीशन, मतलब रिपोर्ट फ्रॉम द बॉडीज लाइक अ लॉ कमीशन इंडिया जो है रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोटेक्ट द विटनेस। इनको भी समझ में आ रहा है क्योंकि ऊपर केसेस इंक्लूडिंग द विसल ब्लोअर रिकमेंडेशन, इंक्लूडिंग द विसल ब्लोअर recommendation from this report aim to create a confidential among the witness confidential confidence among the witness sorry to ensure their protection from the। अब इसका एम ही क्या है कि भाई अगर मैं तेरे को नहीं दूंगा कॉन्फिडेंस कि तेरा आइडेंटिटी छुपा रहेगा तो तू क्यों बताएगा, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, प्रपोज लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। अब प्रपोज किए वाले लेजिस्लेटिव द लॉ कमीशन रिकमेंड अमेंडमेंट इन द सीआरपीसी सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 164 ए सीआरपीसी टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट। ये बात अभी हम लोग करके आए विच इज मटेरियल विटनेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। पहली बात तो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में स्टेटमेंट लो, है ना। एंड दिस प्रपोज चेंजेस एम टू इनहांस द विटनेस प्रोटेक्शन पर्टिकुलरली फॉर दोज इन्वॉल्व इन द केस विद द सीवियर पेनल्टीज। अब सर आप बोलोगे ये कॉर्पोरेट के मैटर के लिए हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों जा रहे हैं? कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है, वाई वी आर गोइंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट फॉर द कॉर्पोरेट रिलेटेड क्या बोल सकते हैं, विसल ब्लोइंग। आ रहा होगा डाउट? सो आगे हम लोग पढ़ेंगे देर आर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट क्या बोल सकते विसल ब्लोअर, काफी सारे टाइप्स है और एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि सिर्फ थोड़ी ना कॉर्पोरेट के अंदर विसल ब्लोइंग होता है। अभी हम लोगों ने देखे ना आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह, ये लोग तो पब्लिक इंटरेस्ट वाले क्या कर रहे थे, विसल ब्लोइंग कर रहे थे, गवर्नमेंट की विसल ब्लोइंग कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो प्रपोज अमेंडमेंट इन प्रपोज लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। डन गाइस। सो
Law Commission 179 report emphasized the importance of the whistleblower, portraying them as a folder of the public service idea. And the stress on the protection of the whistleblower reflect the acknowledgement of their crucial role combating combat मतलब तुम लोगों को पता है बैटल लड़ने जैसे बोलते हैं बसेस पावर एंड द करप्शन। इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि आप इन लोगों को प्रोटेक्ट करो। इनको प्रोटेक्ट करना एक हमारे लिए क्या पब्लिक सर्विस आइडिया है, आइडियल है, ठीक है। ये लोग जो विसल ब्लो करते हैं। एंड सेकंड चीज, इनको विसल ब्लो को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? ये हमारा एक्नॉलेजमेंट देता है उनकी क्यूरिशियल रोल के प्रति कि हम लोग कितना उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, पावर और करप्शन को सामने लेकर आ रहे हैं। गाइज यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। पहले तो लीगल प्रोटेक्शन लॉ के अंदर दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन कमीशन का भी एम है कॉन्फिडेंस को मेंटेन करो। प्रपोज लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट हमने लाया कि मजिस्ट्रेट के सामने नोटिंग करो, ठीक है। रिकॉग्नाइज द विसल ब्लोअर रोल, लिटरल इंटरप्रिटेशन बाय द लिबरल इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट। अब लिबरल इंटरप्रिटेशन में क्या है, कोर्ट आर अर्ज्ड टू इंटरप्रेट दिस प्रोविजन लिबरली टू इंश्योर द रोबस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर। This emphasis the prioritize the country's interest over the loyalty to the individual parties, government, and thereby fostering the environment. अच्छा सुनना, बड़ा सिंपल है। When someone is doing what, whistle blowing, तो आपको नहीं लगता है यहाँ पर हम लोगों के कंट्री के लिए अच्छा हो रहा है? सो इन्होंने बोला अफोर्ड करना है आपको कंट्री का इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल का लॉयल्टी प्रति, वो व्यक्ति के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, इसलिए हमको इसको प्रोटेक्ट देना है, ठीक है। आगे बढ़ते गए हम लोग। सो ओवरऑल पूरा कंसेप्ट क्या बोलता है, दिस सेफगार्ड एम टू encourage द विसल ब्लोअर टू कम फॉरवर्ड विदाउट द फियर ऑफ reprisal and play the vital role in the promoting the transparency, accountability in the governance and the public service. Guys एक बार पूरा पैरा पढ़ो और once you are done let me know। आपके पास जो पैरा है ना, आप वो पैरा पढ़ो और होने के बाद मुझे बोलो यस सर बोल के। गाइस इजी लग रहा है नया टॉपिक वैसे? यस सर। बढ़िया। चलो जल्दी करना पड़ेगा, मेरा 6 बजे एक मीटिंग है। डन सर। डन। मैं अज्यूम करता हूँ अन्नों का हुआ मतलब सबका हो गया, ठीक है। अब फिर से आ जाओ पहले वाले पैरे पे ही, है ना। तो हम लोग थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ विसल ब्लोइंग थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। स्टेक होल्डर इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा, हम हमारे मन से भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ विसल ब्लोइंग स्ट्रक्चर, अब देखो सब कुछ ऐसा लगेगा पता है। इफेक्टिव विसल ब्लोइंग स्ट्रक्चर डिटर द अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इनेबल द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द रॉन्ग डूइंग। आपको बाद में पता चले उससे ज्यादा बेटर अभी पता चले, ठीक है। जितना ज्यादा लेट पता चलेगा उतना बड़ा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एम्पावर द विसल ब्लोअर टू कम फॉरवर्ड एंड विदाउट फियर, ठीक है। एंड द रोल ऑफ इथिक्स एंड द कंप्लायंस प्रोग्राम, द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन पॉलिसी फ्रॉम द इंटरगल पार्ट ऑफ द इन हाउस कंट्रोल। एक पॉलिसी बनाओ तुम्हारी विसल ब्लोइंग से लेके इथिक्स एंड द कंप्लायंस गवर्नेंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन, उनको सिखाओ कमिटिंग प्रिवेंटिंग एड्रेसिंग द डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कि अगर तुमने डिसऑनेस्ट बिहेवियर रखा, कमिट किया,
तो फिर क्या उसके लॉसेस हो सकते हैं। तो व्हाट आर द समराइज कीवर्ड्स? विसल ब्लोइंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, इथिक्स, कंप्लायंस और अनलॉफुल प्रैक्टिस। गाइस आपके सामने जो है वहां पे लिख लो इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोअर, एक वर्ड ये लिख लो। बेनिफिट ऑफ द विसल ब्लोइंग इज योर सेकंड पॉइंट। एथिक्स एंड द कंप्लायंस प्रोग्राम इज योर थर्ड पॉइंट। होने के बाद डन बोलो। Guys done? Yeah, if you wish you may read the para in front of you. यही सब कुछ लिखा हुआ है, ये जो पैरा है ना यही लिखा हुआ है। अब आप एक काम करो, सीधा आ जाओ नीड ऑफ विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। दिस वन एंड मार्क इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगेन। आप पूछने के लिए बहुत कुछ है, तो शायद इसको ना पूछे, बट एकदम हल्का पेपर बनाए तो पूछ लेंगे। ट्रांसपेरेंसी प्रमोशन, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Effective whistleblowing policy foster the transparency among the employee and encourage them to report wrongdoing. पहला पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस? विदाउट फियर ऑफ फियर। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ विक्टिमाइजेशन। रोबस्ट विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर फ्रॉम द क्या है रिटेलेशन, इंश्योर देयर सेफ्टी एंड इनकरेज अदर टू कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन। सी, अगर एक बंदा सामने आ रहा है विसल ब्लोइंग के लिए और उसने सब कुछ डिस्क्लोज करने के बाद में भी आपने क्या नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम से वो भी इनकरेज नहीं होगा और कोई और भी आना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आज इसने एक्शन लिया और आपने उसको सुन लिया, तो नेक्स्ट टाइम किसी और की भी हिम्मत होगी एक्शन लेने के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन ये जो सामने आ रहा है, इसने आया, आपने एक्शन लिया और इसके बाद में इसको डिग्रेड कर दिया, इसका प्रमोशन मतलब प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया, इसको सस्पेंड कर दिया, इसको जॉब से निकाल दिया, इसकी हेल्थ को कोई इंजरी प्रोवाइड हो गया, तो इन दैट केस ये फिर से सामने नहीं आएगा। इसलिए बोला है प्रिवेंट द विक्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी अपने लिए ऊपर है और वही एनकरेज करेगी अदर लोगों को भी कम फॉरवर्ड के लिए। प्रमोशन ऑफ ओपन एंटरप्राइज, इंश्योर द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर, फॉस्टर ओपन एंटरप्राइज कल्चर। ये फॉस्टर, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्टर द ओपन एंटरप्राइज कल्चर, इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है कि एवरीवन कैन कम एंड रिपोर्ट। ठीक है, अवेयर अबाउट द रिपोर्टिंग, और उनको पता चलना होना चाहिए रिपोर्टिंग प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ करप्शन, सो स्ट्रेंथनिंग द विसल ब्लोअर मैकेनिज्म हेल्प टू प्रिवेंट a misuse of the power by the public servant and the contribution to the fight against the corruption। fight against the corruption याद रखो। upholding the rule and the democracy, enhancing the whistleblower protection mechanism to uphold the democratic principle, promote the public participation in the governance and ensure the accountability and the transparency, creation of better work environment, the whistleblowing facility rectification of the wrongdoing, मतलब जो गलत कर रहे हैं उसको तुम सही कर रहे हो, लीडिंग द बेटर वर्क एनवायरनमेंट बाय इंस्टिलिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द एम्प्लॉय। गाइस क्या ये सारे पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? एज सच ये मैंने, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी है। अब इसके बाद में गाइस विसल ब्लोअर से लेके लॉ क्या है, तो हम लोगों को पता है कंपनीज एक्ट है आपका, उसके बाद में मीटिंग्स के रूल हम लोग पढ़कर आए गए, सेक्शन नंबर 177 के अंदर तुम्हारा सबसेक्शन 9, इफ यू रिमेंबर मैंने पूरा सबसेक्शन लिखा के दिया है आप लोगों को। ठीक है, उसके उसके बाद में तुम्हारा सेबी एलओडीआर के रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क गाइस। अच्छा मैं एक पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कंपनीज एक्ट वाला होमवर्क दे दूं, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा जो मैंने पढ़ा है उसी चीज का। ठीक है, उसके बाद में कारो, ये 2 लाइन का पढ़ना। सेबी एलओडीआर अगेन गाइस वी आर डन। ठीक है, सेबी एलओडीआर भी हो चुका है। गाइस मुझे बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना, कि पढ़ाना है तुम लोगों को या पढ़ लोगे? पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। ये एक्ट मैंने नहीं पढ़ा है तो ये वाला चीज मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हो चुका है। तो यहाँ पे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है। सबसे पहले क्या बोलता है, अब ये आप लोग क्या करो, इसकी की वर्ड्स लिख लो, बिकॉज आपके पास यहाँ पे पैरा दिया हुआ है, ठीक है। सी, आपको जो दिया है वो क्या है, इन द पैरा फॉर्म फॉर्म में दिया है ना, आप कीवर्ड लिख लेना। Establishment and the scope. It is enacted in the May 2014 and provide the guideline for protecting the whistleblower of the non-corporate case. Underline the most important one, non-corporate case, क्योंकि corporate के केसेस में तो अपना कंपनीज एक्ट है ना। आगे क्या बोला इन लोगों ने, अ सेंट्रल, अच्छा इसके अंदर कौन अपॉइंट हुआ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज ओवरसीज टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। मतलब हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है आपकी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। इंक्लूडिंग द रिसीविंग द कंप्लेंट एंड इंश्योरिंग द कंप्लेंट, क्या है, कंप्लेंटेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें देखने का काम इसका है। तो यहाँ से आपको दो बातें समझ में आई, एक तो हेडिंग में लिख लो एस्टेब्लिशमेंट एंड स्कोप, स्कोप के अंदर लिखो नॉन कॉर्पोरेट, और लिख लो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी कौन है तुम्हारी इसके अंदर, तो सेंट्रल विजिलेंस, क्या है, विजिलेंस कमिश्नर इज अ योर अथॉरिटी। डन। ये वाला आप अपने मॉड्यूल के फर्स्ट पैरा के सामने लिख लो, इट मीन्स यहाँ पर। नेक्स्ट, कंप्लेंट मैकेनिज्म। इट अलाउ एनीवन, एनीवन मतलब गाइस कोई भी रहे, फर्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू मेक अ डिस्क्लोजर अबाउट करप्शन एंड द मिसयूज ऑफ द पावर बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड डिफाइन द वेरियस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डिटेल टू प्रोहिबिट एनोनिमस कंप्लेंट, ठीक है। सो इनका कंप्लेंट मैकेनिज्म यहाँ पे हेडिंग लिख लो, व्हाट इज कंप्लेंट मैकेनिज्म, और इसके अंदर allegation about the corruption and internal misuse of the power or discretion against the any public servant investigating, और इसके आगे फिर क्या होगा, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा। अब ये आप लोग किसके सामने रखोगे, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखोगे, ठीक है। अब आगे इन्होंने प्रोसीजर भी दिया हुआ है, कितने साल के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखना है, 7 साल के अंदर, ठीक है। और अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 60 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है, टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज। एनीवन हु रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंटेंट अनइंटेंशनली और पर्पसफुली विल फेस इम्प्रिजमेंट। जिसने आइडेंटिटी रिवील किया उसको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, जेल हो जाएगा। एंड द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप person and the officer who were formed under the special group protection act। अब देखो प्रोटेक्शन मेजर, इट प्रोवाइड अ सेफगार्ड टू द क्या है, कंसील द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंटेंट एंड द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विक्टिमाइजेशन रिवीलिंग द कंप्लेंट आइडेंटिटी। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ सकता है, इम्प्रिजमेंट। अपील प्रोसेस 60 डेज में आप अगेन हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। एंड लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि आप कितने साल के, किसको, लिमिटेशन, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। समराइज कर ले सकते हो गाइस। डन। प्रोटेक्शन मेजर्स, अपील प्रोसेस एंड लिमिटेशन, विद दिस वी आर डन विद दिस एज वेल। आगे बढ़े, कंपनीज एक्ट का होमवर्क दिया मैंने ये सारी। तो आपका ये वाला पॉइंट समझ में आया, गवर्नेंस वाला ये वाला पॉइंट तो आपका हो ही गया। अब नाउ विसल ब्लोइंग वे फॉरवर्ड बाद में देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। अब यहाँ से कोई जुडिशियल डिसीजन है वो भी बाद में करेंगे। मेजर विसल ब्लोइंग लॉस, ए देवा, गाइस मॉड्यूल के अंदर आ जाओ। टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग कहाँ पर है बताओ मुझे, पेज नंबर है ये 358। 350। अब इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होता है, ध्यान देना एकदम आराम से, इजी रखो इसको। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन इन द, ठीक है। सो व्हेन द विसल ब्लोवर रिपोर्ट द रॉन्ग डूइंग टू द ऑफिशियल एट अ हायर पोजिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द यूजुअल सब्जेक्ट विद द इंटरनल विसल ब्लोइंग आर डिसलॉयल्टी, इम्प्रॉपर कंडक्ट, इनडिसिप्लिन या इन सबॉर्डिनेशन या फिर
ये सारे काम के बारे में आप क्या कर रहे हो, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर को तुम बता रहे हो, ठीक है, अपने हायर ऑफिसर को। दैट इज योर इंटरनल। व्हाट इज एक्सटर्नल? वेयर द रॉन्ग डूइंग आर रिपोर्टेड टू द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अरे मीडिया में आके तुम पोल खोल रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में। इसका अगर इफ यू रिमेम्बर, एक केस मैंने आप लोगों को बताया था गाइस। किसका था ये केस? मैंने बोला था ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी छोड़कर बाहर आ चुका था, और उसने बाहर आने के बाद में रिवील किया कि सब कुछ गलत हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गलत हो रहा है। इनिशियल डेज ऑफ द ईएसजी क्लासेस, याद आ रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा? हमने स्कैम पढ़ना शुरू किए थे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। नॉट गेटिंग, ठीक है, याद नहीं आ रहा है यार, मेरे को भी नहीं आ रहा है ना, शिट। प्रकाश अग्रवाल, यार किस कंपनी का था? यस का था क्या? यस बैंक। एक्सिस बैंक का था ना? इसका किसका है? कौन सी बैंक का था? बट याद आ रहा है तुम लोगों को, मैंने वो केस स्टडी तुम लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल रहा है इनके कंपनी में सब सही नहीं चल रहा है बोल के बाहर आके रिपोर्ट किया था उसने, ठीक है। सो वेयर द रॉन्ग डूइंग आर रिपोर्टेड टू द पब्लिक, मतलब पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मीडिया में आ रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहे हो, ग्रुप एंड द इन्फोर्समेंट एजेंसी कॉल्ड एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। अब ये एल्यूमिनी मतलब क्या? जो तुम्हारा फॉर्मल एम्प्लॉय है वो आज विसल ब्लोइंग कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज एल्यूमिनी। ओपन विसल ब्लोइंग, व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज रिवील, इट इज कॉल्ड ओपन। एंड द पर्सनल मतलब वेयर द ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग डूइंग आर हार्म ओनली वन पर्सन ओनली, डिस्क्लोजिंग सच रॉन्ग डूइंग कॉल्ड अ पर्सनल विसल ब्लोइंग। मतलब सुनना, आप गलत सिर्फ एक व्यक्ति के साथ में कर रहे हो और किसी के साथ में नहीं कर रहे हो। देयर इज अ मूवी, इफ यू रिमेम्बर, रॉकेटरी। किसी ने देखा है क्या रे? जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम सर थे ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इनके बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड थे, जिनके ऊपर वो मूवी बनी है, रॉकेटरी। और गाइस नॉलेज में जबरदस्त, सेम गुरु है इन दोनों के भी, ठीक है। तो इसके बाद में सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम सर हम लोगों को नॉन रह गए, हम लोगों को इनके बारे में पता है, लेकिन ये जो रॉकेटरी मूवी है, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ से इसको हिलाना है, हाँ। ये सो नंबी नारायण सर बोलकर थे ये, ठीक है, एंड इट्स अ रियल स्टोरी। कभी समय मिले तो ये मूवी देखना, बहुत बहुत प्यारी मूवी गाइस, ठीक है। अब तुमको पता चलेगा ही इज द नंबी नारायण, ठीक है। जब और उनके, चलो एक छोटा सा, तुम चाहो तो इसको देखो किस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। सो रॉकेटरी इज नंबी नारायण टेलर माधवन रिचेस, ये जो बंदा है ना, इन्होंने रोल प्ले किया हुआ है। ही इज अ साइंटिस्ट, और सीन ऐसा हो गया, इनको ऑफर आ चुका था कहाँ से, नासा 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 बोल रहा हूँ मैं, हाँ, कि तू हमारे पास ज्वाइन कर। और जबरदस्त पैकेज था, बट ये बंदा नहीं जाता, ये बोलता है इंडिया के लिए काम करना है। और इसी के साथ में के कुछ लोग चले गए, ये फॉरेन में रह के रॉकेटरी का सारा प्रिंसिपल सीखा अपने दोस्तों के साथ में, उनकी लैंग्वेज में बातें करके, कभी फील नहीं होने दिया हम लोग इंडियन है बोल के, और इंडिया में आके अपने रॉकेट को सक्सेसफुल बनाया। बट जबरदस्त पर्सन, इतना होने के बाद में भी इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे। और इनकी जो वाइफ है, अभी तुम देखोगे तो थोड़ी नाराज है। नाराज क्यों है? बिकॉज ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मेंटल ट्रॉमा में जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नाम खराब होते जा रहा है बहुत सारा, और वाइफ उसके वजह से डर चुकी है, और बहुत ज्यादा समय लगता है इनको इन सारी केस से बाहर निकलने के लिए। जबरदस्त मूवी है। सो दिस इज फॉल अंडर द कैटेगरी गाइस, किस कैटेगरी में आ जाएगा ये? अरे कहाँ के चले गया, यहाँ पे पर्सनल,
तो किसी ने अगर ये बात रिवील करी रहती ना, और उसने बहुत ही प्यारा मूवी के एंड में कंपैरिजन बताया है कि जो बंदा नासा में चले गया था और ये बंदा इंडिया में काम कर रहा था, ये एक बड़ी सारी गाड़ी में घूम रहा है और ये अपनी स्कूटी पे चला रहा है, ठीक है। इसके पास हर एक चीज है जो इसको चाहिए शौक पानी की, और इनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे कंपैरिजन करके बताया कि जो लोग अपने इंडिया से इतने लॉयल हैं, और उनके साथ में देखो हम लोगों ने कैसा ट्रीटमेंट किया है। तो इवन तक वो शाहरुख खान इंटरव्यू लेता है इनका, तो शाहरुख खान इनको सॉरी बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ द एवरीवन, जो हमने आपके साथ में किया। बोले मैं सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर मैं सॉरी एक्सेप्ट कर लूंगा ना, बोले, तो आज मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनके साथ में गलत हो रहा है, मैं सबके बिहाफ में सॉरी एक्सेप्ट कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा। और बोले ये दर्द जो है वो इतने इजीली नहीं निकल सकता है ना, इसका तो भरपाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम के साथ से किसी के साथ में ये मत करना, ऐसा मैसेज दिया है उसके अंदर, ठीक है। इम्पर्सनल मतलब एक से ज्यादा लोगों को हार्म कर रहे हो आप लोग, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल विसल ब्लोइंग। गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके अनइथिकल प्रैक्टिस को रिवील करना, एंड कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से लेके। गाइस इजी है, मार्केट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या बाकी है यहाँ पे हमारा? आई थिंक वी आर डन। वे फॉरवर्ड एक बाकी है हमारा, ठीक है। चलो वे फॉरवर्ड कर लेते हैं, वी आर डन विद द टॉपिक। फिर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिव में आपको बता देता हूँ कितना याद रखना है। वे फॉरवर्ड, गाइस आप लोग है ना, वे फॉरवर्ड आगे चल जाओ चैप्टर के एंड में। इसको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं, सॉरी, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख लो। encouragement from authorities, ये पहला पॉइंट। क्यों? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्ज अ कॉर्पोरेट एनकरेज द विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म, प्रोवाइड अ सेफगार्ड टू द विसल ब्लोअर। खुद अपनी वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि बोले इसको एनकरेज करो, किसको? बढ़ावा दो, बोले किसको? विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म को। तो पहला पॉइंट हेडिंग लिख लो गाइस वहां पे, एनकरेजमेंट फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा लिख लो सीधा। सेकंड पॉइंट क्या बोला गाइस? Significant corporate governance. A strong corporate governance is essential for the transparent operation and the promoting the full disclosure, fostering the relationship with the stakeholder, and ensuring requirement of strong corporate governance for best visual mechanism, for best effective visual mechanism, for effective visual mechanism process. Guys, हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इफेक्टिव विजन मैकेनिज्म प्रोसेस, ये वाला लिख लो। इफिशिएंट अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिस, रोबस्ट विसल क्या, द रोबस्ट विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क फैसिलिटेट द इफिशिएंट अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिस, इनेबल द एम्प्लॉय टू रिपोर्ट द कंसर्न नियरली एंड प्रिवेंट द रॉन्ग डूइंग, करप्शन, फ्रॉड वगैरह को। मतलब अकाउंटेबिलिटी भी डिफाइन है और आपको इनकरेज भी करा है। इनकरेज ट्रेंड इन इंडिया, इट इनकरेज द स्कैंडल कमिंग to the light. More companies are encouraging implementing the effective whistleblowing policy, integral part of their corporate framework. Ensure the safeguard and the incentive. अच्छा सुनना, एक तो सेफगार्ड देना है प्लस सामने वाले को इंसेंटिव भी देना है कि उसने विसल ब्लोअर किया है। कंपनीज अडॉप्टिंग विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क शुड इंश्योर दैट द safeguard to protect the whistleblower identity. Additionally, implement the incentive mechanism कि भाई तुम्हारे वजह से हमको पता चला, हमारा होने वाले फ्यूचर का लॉस पता चला, रुक गया। विसल हु प्रोवाइड द एविडेंस। अब इसके बारे में तीन बातें इन लोगों ने आगे लिखी वाली है, वो तो तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया है। यहाँ पे भी जो लिखा है मैंने सिर्फ इसको आपको क्या कर दिया, पैरा में डिवाइड कर दिया। गाइस लिख लो पटाख से। इफिशिएंट अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिस, एनकरेज ट्रेंड इन इंडिया, एंड इंश्योर सेफगार्ड एंड इंसेंटिव। और होने के बाद डन बोलो। डन सर। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते गए। अब इन्होंने बोला अवेयरनेस जनरेशन करो लोगों के बीच में, प्रोटेक्ट करो विसल ब्लोअर आइडेंटिटी को, और वाइंडिंग द स्कोप। मतलब क्या है सुनो, एजुकेट करो सबसे पहले तो लोगों को, लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या है विसल और इसके बेनिफिट क्या है। प्रोटेक्शन कैसे दोगे? कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करो, है ना। अनलेस कंसेंटेड और रिक्वायर्ड, अगर उसने बोला कि हाँ मेरी आइडेंटिटी को पब्लिक करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में बताना जरूरी है, तो बताओ। और लास्ट वाला पॉइंट गाइस,
वाइडनिंग द स्कोप, इनकॉर्पोरेट द स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडीज, सब दूर लेकर आओ एंटी करप्शन एफर्ट्स। समझ में आ रहा? सो एनकरेजमेंट अथॉरिटी से मिल रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रेंड इन इंडिया बढ़ रहा है, सेफगार्ड द इंसेंटिव दे रहे हैं हम लोग, अवेयरनेस, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ओवर द वाइडनिंग द स्कोप। गाइस डन? यस और नो? एंड द लास्ट पार्ट, अब अगर आप देखो तो सेफगार्ड विसल ब्लोअर का अभी हमने बताया था कि भाई कुछ कुछ लॉ में अमेंडमेंट लाए हम लोगों ने प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद में कुछ जुडिशियल डिसीजन है, सिर्फ सीधा सीधा उसको हाईलाइट करो। एक है नरेश मिर्जाकर वर्सेस स्टेट, मतलब आपको केस स्टडी को हाईलाइट नहीं करना है, उसके आगे आगे क्या बोला हुआ है? ऑफ द महाराष्ट्र रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी इन कैमरा ट्रायल टू प्रोटेक्ट द विटनेस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब देखो, सी पढ़ लो एक बार। CRPC allows certain steps to be kept confidential, not essential for justice, confidential if not essential for justice। सेक्शन 299 भी हम लोग पढ़कर आए। रिपोर्ट एम्बडी लाइक अ लॉ कमीशन की तरफ से रिपोर्ट वगैरह आ गया। अब इन्होंने क्या बोला? जुडिशियल डिसीजन लाइक, इसके अंदर आया रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ इन कैमरा ट्रायल टू प्रोटेक्ट द विटनेस आइडेंटिटी। मतलब कैमरा ट्रायल आ रहा है, इतना इतना समझो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, in case of KV Roy versus Union of India, emphasize the importance of the safeguarding the information identity to encourage, again they are saying same thing कि आपको सेफगार्ड करना है, बस यही चीजों के ऊपर सारे डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग लाइक करतार सिंह, वो जो केस रहेगा, अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कोर्ट टू कीप द विटनेस आइडेंटिटी, कहने से अगेन सेम बात बोला इस केस में भी। नेक्स्ट, प्रोविजन लाइक सेक्शन नंबर 30 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट 2000 इंश्योर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस आइडेंटिटी affording the accused right to cross examination again। technological advancement, the Supreme Court recognized the video conferencing as a valid means for recording the evidence, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो चुका है। This landmark judgment allow the crucial witness justify remotely overcoming barriers like territorial distance and all, घर से बैठ के दे सकते हो। Special provision of vulnerable witness, cases like Sakshi versus Union of India underscore the need of the procedural safeguard to protect the victim of crime like a child sexual abuse during the trial proceeding। तो इन्होंने बोला है किसी केस में ज्यादा ही प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट है। गाइस विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक पार्ट ए। अब मेजर विसल ब्लोइंग अब्रॉड एंड द वर्ल्ड। अब अगर आप देखो तो वो आपको अब्रॉड से लेके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लाइक यूएस के अंदर क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अपने यहाँ पे 2014 एक्ट है, उनका 1949 है, स्ट्रेंथ करता है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को, इनहांस करता है फेडरल विसल ब्लोअर राइट को, प्रोटेक्ट करता है दो जिस हु रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, और रिस्टोर करता है प्रोटेक्शन टू द फेडरल एम्प्लॉय एंड ऑल, ठीक है। फालतू वाला बात एकदम। इन अब दूसरा एक उन्होंने 2002 में बनाया जो क्या करता है, कॉर्पोरेट फॉर इनहांस अकाउंटेबिलिटी के लिए, फ्रॉड अगर कॉर्पोरेट का है तो इधर बताओ। इट मैंडेट द फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड द एस्टैब्लिश द प्रोसीजर वगैरह। सो उसके बाद में इफ यू कम टू द पॉइंट यूनाइटेड किंगडम, अब मैंने ना पूरा प्यारा प्यारा तुमको नहीं दिया, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कनाडा का हो गया, दो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट निकाल के दे दिए डिफरेंशिएशन वाले, आप लोग उसको कर लेना। एंड कॉर्पोरेट एक्ट अमेंडमेंट। गाइज क्या मैं पार्ट ए को यहाँ पर एंड करूं? अरे बोलो। Yes, sir. सो वी आर डन विद द पार्ट ए। अब आपका पार्ट क्या बचा हुआ है? पार्ट बी एंड पार्ट सी। मैं आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक अपना 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक सिलेबस के पेज वाइज अगर आप देखो तो एक अच्छा बड़ा टॉपिक कवर करता है ना। तो वी आर डन विथ ऑलमोस्ट हाउ मेनी पेजेस गाइस टुडे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, ऑलमोस्ट 18 पेज। क्या बात है, आपके पेशेंस की मात देनी पड़ेगी। चलो गाइस मिले कल फिर क्लास में। अरे बोलो। Yes, sir. Yes। चलो बाय बाय। Bye, sir.